हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। देखो इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं दो लॉ के बारे में। ठीक है, एक भैया लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक, और एक और है भैया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक, देखो ये दोनों ही लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये है भैया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक, देखो इसमें भी तीन टाइप होते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक, और ऐसा ही भैया इसमें भी कुछ होता है, तो बच्चे का बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। तो भाई वीडियो में लास्ट तक भाई बने रहना। ठीक, पूरी स्लाइड अपन दोनों लॉ की भाई खत्म करेंगे इस वीडियो में। भाई तुमको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हारे दोनों लॉ जो हैं वो पूरी तरीके से रटा जाएंगे तुमको। ठीक है, बस ध्यान से सुनते चलना, कॉन्सेप्ट समझते चलना, हर चीज अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब देखो यार खड़ा खड़े रहा। सबसे पहले तो भैया लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, इसी को बेटे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कई बार इस नाम से भी आ सकता है, तुमको ध्यान रखना। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात होती क्या है, इसमें और उसमें फर्क क्या है। देखो अपन ने क्या पढ़े अभी पिछले वीडियो में कि भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 5। देखो 4 हो गए, ध्यान रखना, लेकिन अभी अपन 5 ही समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऑलमोस्ट तुमको 5 ही दिए हुए भी। तो भाई देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, और इनमें से भी कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो भाई सुनो, अगर ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर है, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, इसमें क्या होता है, अपन ये जो 5 फैक्टर है, मान लो इनमें से या तो एक को छोड़कर सब चेंज कर रहे हैं, या फिर सबको छोड़कर बस एक को ही क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे को चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरे फैक्टर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बट उसके कारण प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा, उसके कारण प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा, तो उसको भी ये बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, सॉरी लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार मैं वापस से बोल रहा हूं, सुनना है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। भाई फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कोई एक फैक्टर को चेंज करते हो, कोई एक फैक्टर को चेंज करते हो, ठीक, तो उसका प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है। भाई लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब है। ठीक, तो भाई मान लो आपने लेबर को चेंज कर दी, लेबर को कर दिया चेंज, पहले 10 लेबर थे अब 11 लेबर कर दी, तो भाई उसका प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा। ठीक, तो उसको भी क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को जो अपन चेंज करते हैं तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, उसके कारण प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा, उस लॉ को क्या बोला जाता है भैया, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ठीक, लेकिन जब अपन सारे ही फैक्टर को चेंज कर देते, क्या भैया, सारे ही फैक्टर्स को चेंज कर देते, तो बेटा वो बन जाता है वो जो क्या, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस था इन दोनों में। ठीक है, फिर बोल रहा हूं इसमें क्या करते हैं हम, या तो अब देखना, अब ये मेन मीनिंग बता रहा हूं मैं इसकी, या तो हम एक फैक्टर को छोड़कर सबको चेंज कर देते हैं, या फिर सबको छोड़कर बस एक को चेंज करते हैं, तो प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा, उसको भी ये क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, इसका मतलब सभी को चेंज नहीं कर रहे हैं, या तो एक को चेंज कर रहे हैं या तो सबको चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक को चेंज नहीं कर रहे हैं। ये दोनों इसी के मीनिंग है। ठीक, जबकि स्केल वाले में क्या होता है, सभी फैक्टर को चेंज करने के कारण प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ता है, उसको भी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। समझ में आई बात बेटा। अब देखो यार पढ़कर देख लेना तुम, वही कोई मीनिंग लिखा हुआ है, व्हेन वन फैक्टर, या तो हम एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे और अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे, तो बताओ भैया टोटल प्रोडक्शन पे जो असर पड़ेगा उसको भी क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें बेटा 3 चीजें होती है, एक होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब एक मिनट, इसका एक और नाम है डिक्रीजिंग कॉस्ट। भाई तुम खुद सोचो, रिटर्न, रिटर्न मतलब पैसा, इनकम, रिटर्न मतलब इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी की कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अपने को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, ये और सप्लाई वाला जो चैप्टर भी आगे आएगा वो दोनों कंपनी के पॉइंट ऑफ, तुम लोग भाई बिजनेसमैन हो, ठीक है, तुम लोग सेठ हो, सेठ, उस हिसाब से पढ़ना है ये वाले चैप्टर। अब भी क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, मतलब तुमको रिटर्न कांस्टेंट मिल रहा है, तो भैया कॉस्ट भी क्या है, कांस्टेंट ही है, वो भी चेंज नहीं हो रही है। फिर इसका भी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब इनकम कम होगी, क्यों, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। तो सबसे पहले तो तुमको इनके सेकंड नेम क्लियर हो गए। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो मैं तुमको बताता हूं, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से तुम वीडियो देखते चलना है। अब देखो क्या है भाई, तुमको सिर्फ एक मीनिंग याद करनी है, तीनों की मीनिंग याद करवा दूंगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले भैया, व्हेन वी कीप द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन कांस्टेंट एंड इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर, एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे और बाकी फैक्टर को हम क्या करेंगे भैया, चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा होगा भाई, तो देख लेना भाई। ठीक है, बम वगैरह फूट रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ध्यान से सुनना बेटा, हम एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे और सारे फैक्टर को क्या करेंगे भैया, चेंज करेंगे। तो उसके कारण, अब देखो यार, उसके कारण प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्शन क्या होगा भैया, बढ़ेगा। लेकिन एक मिनट, अगर मोर देन मतलब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन क्या होगा भैया, ज्यादा बढ़ गया,
तो उसको भी क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। और अगर बिल्कुल इक्वल बढ़ाए, क्या भैया, बिल्कुल इक्वल बढ़ाए, तो उसको भी बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। और अगर कम बढ़ाए प्रोडक्शन, तो उसको भी बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इसका मतलब भैया तुमको ये पूरी पूरी मीनिंग याद करनी है, ठीक। बस ये मोर देन, इक्वल टू, लेस देन, बस ये 3 शब्द चेंज करने। अगर इंक्रीजिंग का लिखना है तो मोर देन लिख दो, ये दोनों हटा दो। कांस्टेंट का लिखना है तो इक्वल टू लिख दो, ये दोनों हटा दो। और डिमिनिशिंग का लिखना है तो लेस देन लिख दो, ये दोनों हटा दो। क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, हमने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करा, हमने वेरिएबल फैक्टर को क्या करा, चेंज करा, तो प्रोडक्शन पे कितना असर हुआ, प्रोडक्शन पे कितना असर हुआ। अगर वो असर ज्यादा हुआ, जितना हमने लेबर चेंज करी उससे ज्यादा चेंज हो गया, मतलब हमने मान लो लेबर 10% से चेंज करी लेकिन प्रोडक्शन 12%, 20% से चेंज हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो इंक्रीजिंग है। अगर बराबर चेंज हुआ है तो वो कांस्टेंट है। और अगर प्रोडक्शन कम चेंज हुआ है, हमने लेबर बढ़ाई 10% से और प्रोडक्शन बढ़ा 9% से, तो ये वो क्या होता है, डिमिनिशिंग। क्लियर यहां तक। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं। ये तीनों लॉ के बेटा मीनिंग क्लियर होगा तुम लोग को, ठीक। अब ध्यान से देखो यार, अब अपन बात करते हैं कॉजेज और कंडीशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। भाई ये लॉ जो है, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न, ये कब लागू होता है, या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न ये कब लागू होता है, ठीक। तो पहले इसको समझते हैं फिर उसको समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये पता बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते ये वाला टॉपिक, ठीक। और ऊपर से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो भाई कॉन्सेप्ट से, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक। अब इधर देखो यार, सबसे पहला पॉइंट, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनडिविजिबिलिटी इसका मतलब भैया, इसका मतलब क्या भैया, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते हो। भाई तुम मुझे ये बताओ, जैसे मान लो भैया मुझको भोपाल से कोई ट्रक से सामान बुलवाना है, ठीक है। भाई वो ट्रक जो है वो भाई इतना बड़ा मान लो, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक। तो उसमें भैया मुझको मान लो एक सामान लेकर आना है, तो वो ट्रक वाला क्या बोलेगा, कितने रुपए लेगा, भाई मान लो 2000 रुपए ले रहा है। कितने ले रहा है, 2000। तो भाई मेरा वो जो भी मेरा मटेरियल है, भाई वो मटेरियल पूरे ट्रक में नहीं बन पाएगा, बस जरा से जगह में बन जाएगा। तो मैं उससे ये बोल दूंगा, यार भैया प्लीज यार थोड़े कम ले लो, क्योंकि आपका आधा ही ट्रक तो भर रहा है, आधे से भी कम भर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या भाई। तो भैया फैक्टर क्या होता है भैया, फैक्टर क्या इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब एक मिनट, अब भैया फैक्टर तो डिवाइड कर नहीं सकते, मतलब वो ट्रक तो काट सकते नहीं हो, तो भाई तुम क्या करोगे, तुम उसका फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे भैया, फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रक भरोगे। अब कैसे भरोगे, या तो भाई तुम खुद अपनी ज्यादा सामान बुलवा लो, या तो किसी और के साथ कोलैबोरेट कर लो कि भैया तू भी अपना सामान बुला ले। अब एक मिनट, अब तुमने जब ट्रक को पूरा इस्तेमाल करा, तो तुम्हारी कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कम हो गई। एक मिनट, क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न, इसका एक और नाम क्या था, डिक्रीजिंग कॉस्ट। तो देखो तुम या तो ये साबित कर दो कि भैया इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब रिटर्न बढ़ रहा है, या तो तुम ये साबित कर दो कि देखो भैया इस कारण से कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं, फिर से सुनना। हम ये पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न किन कंडीशंस में लागू होता है या क्यों लागू हो रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट, हम फैक्टरों को डिवाइड नहीं कर सकते, हमको उनको पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके कारण भी ये क्या होता है, क्या होता है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और रिटर्न बढ़ जाता है। सेकंड भाई, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फैक्टर। असल में होता क्या भाई, देखो सुनो, अगर जो फैक्टर है, ठीक है, जैसे भी मान लो लेबर, तो भैया लेबर अगर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, ठीक, तो भाई एक मिनट, अगर तुम्हारे जो टाउन है, ठीक, या गांव है, जो भी है, कस्बा है, शहर है, जहां पे भी, भाई अगर वहां पे लेबर बहुत सारी है, तो तुम मुझे बताओ तुम कितने रुपए दोगे, तुम लोग उनको कम से कम दोगे। कभी ये कम से कम दोगे, क्यों, क्योंकि भैया तू नहीं तो कोई और सही, ठीक। भाई वो बोलेगा मैं 500 में काम करूंगा, दूसरा वाला बोलेगा भैया साहब हमको ले चलो हम 400 में कर देंगे। एक मिनट, इसका मतलब जब फैक्टर अच्छे खासे मात्रा में क्या रहते हैं, एडिक्वेट मात्रा में सप्लाई होती है, तो भैया हमारी कॉस्ट क्या आती है, कम। एक मिनट, कॉस्ट अगर कम आती है तो रिटर्न क्या जाता है, बढ़ जाता है। होगा भैया साबित। थर्ड पॉइंट बेटा क्या लिखा है, इंटरनल इकोनॉमिक्स। देखो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर की कुछ चीजों को सुधारते हैं, ठीक, जैसे कि स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह चीजों पर ध्यान देते हैं, कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं ताकि भी अपने अंदर की चीजों को चीजें सुधर सकें और हमारे कंपनी में इफिशियंसी आ सके, मतलब कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। देन इसके बाद एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। तो भैया एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है जब हमको बाहर के लोग, बाहर की दुनिया अपने को कई बार सहारा दे देती है। कैसे सहारा दे देती है भाई, जैसे भी मान लो कोई सरकार ने कोई पॉलिसी बना दी, ठीक, तो वो पॉलिसी ऐसी बनाई है जो हमारे कंपनी के क्या फेवर में आ गई, ठीक है। तो या फिर भैया मान लो गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दे दी, कुछ रिबेट दे दिया, टैक्स में रिलीफ दे दिया, तो इसके कारण क्या होगी, हमारी कॉस्ट कम होगी और रिटर्न हमारा बढ़ गया। तो ये कुछ कारण है भैया काय के इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ के अप्लाई होने के। अब अपन बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ क्यों अप्लाई होता है, ठीक, मतलब भैया ऐसा क्यों होता है भैया, जब हम फैक्टर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो भैया सबसे पहला पॉइंट, आपने जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था, मतलब जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, भाई मान लो एक मशीन, 4 लेबर, एक आपका अच्छा सा कॉम्बिनेशन था, ठीक, अगर आपने उसमें डिस्टर्बेंस करा, छेड़छाड़ करी, तो भैया जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा
भाई मुझे बताओ 4 दीवार हैं, क्या ये 4 दीवार हैं? भाई ये जो मिस्त्री थे वो काम कर सकते थे अच्छे से, ठीक है, लेकिन तुमने फालतू में 4 मिस्त्री कर दिए, फिर मान लो 3 मिस्त्री कर दिए, 3 कर दिए। भाई अब क्या होता है, जब दीवार उठती है तो भाई थोड़ी आधी उठाई जाती है, ठीक है, मान लो एक मिस्त्री ने एक दीवार उठा दी, दूसरे ने दूसरी उठा दी और तीसरे ने तीसरी उठा दी। अब एक मिनट, अब चौथी दीवार कौन उठाएगा भैया? मान लो एक उठाएगा तो 2 फ्री बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रहेंगे, ठीक। तो क्या होता भाई, जब आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ करते हो तो भैया आपका जो रिटर्न है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। भाई जिस टाइम वो चौथी दीवार जब उठाएंगे तो 2 मिस्त्री फालतू में बैठे नहीं बैठे, बैठे रहेंगे भाई फालतू में, ठीक। तो भैया उनको फालतू में तुम कॉस्ट दे रहे हो भाई। फिर देन इसका भी क्या लिखा है, फैक्टर्स आर लिमिटेड। भाई जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं, ठीक। मतलब भाई जमीन, तुम कितनी जमीन बढ़ा सकते हो? भाई भगवान ने जितनी दी जमीन उतनी रही, तुम बढ़ा नहीं सकते हो। मान लो भैया लेबर कितनी बढ़ सकती है? भाई एक अच्छी लेबर बनने के लिए भाई आपको कम से कम सालों लग जाते हैं, ठीक है। भाई बच्चा पैदा होता है, फिर ग्रो करता है, फिर वो मैच्योरिटी आती है, स्किल वगैरह आती है उसमें, तब जाकर वो परफेक्ट लेबर बनता है, ठीक है। लेबर मतलब वो वाले लेबर मत सुनना कि भाई तगाड़ी उठाई, और वो भी लेबर होते हैं, डिग्निटी उनकी भी होती है, लेकिन लेबर मतलब एक अपन ने पढ़ा है लेबर मतलब क्या होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल एक्सरसाइज करे, दोनों लेबर होते हैं। तो ये लेबर कोई भी चीज क्या भैया बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और लिमिटेड चीज क्या होती है, महंगी होती है, ठीक। तो कॉस्ट बढ़ गई, रिटर्न कम हो गया। देन इसका भी एक है लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अमंग फैक्टर। भाई जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भाई एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, तू नहीं तो कोई और सही। भाई लेबर का काम मशीन कर सकती क्या? मशीन का काम लेबर कर सकती क्या? कुछ हद तक कर सकती, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएगी, हर चीज में काम नहीं कर पाएगी। तो भैया अगर आप फिर भी उस चीज से काम करवाओगे तो जाहिर सी बात है भैया कॉस्ट फालतू में ज्यादा आएगी, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर। अब देखो ये जो एग्जांपल अपन यहां लिया था वो एग्जांपल अपन यहां लेते हैं। भाई मुझको ट्रक से सामान बुलवाना था, ठीक, मैं लेकिन ट्रक को डिवाइड, इंडिविजुअलिटी मतलब क्या, काटना, उस चीज को डिवाइड करना, तो भैया मैं ट्रक को तो डिवाइड नहीं कर सकता हूं। अब एक मिनट, मैं पूरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं ना, कोई मुझको मिला है ऐसा बंदा कि आप जिनको और सामान बुलवाना हो, तो मैं क्या करूंगा? तो भाई फिर मुझको फालतू में वो ट्रक बुलवाना पड़ेगा, ठीक, और उसके कारण भी क्या होगा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक। वो 2000 रुपए ही लेगा और मेरी एक चीज सामान आ रहा है, तो अब वो एक सामान का भाई मुझको उतना 2000 रुपए देना ही पड़ेगा। अभी तो क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, मैंने 2-5 लोगों से बात कर ली थी, वो लोग भी साथ में आ गए थे, या फिर मान लो मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो भैया मेरा पर यूनिट क्या होगी, कॉस्ट कम हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, मुझको पूरे 2000 रुपए उस ट्रक वाले को देने पड़ेंगे, जिसके कारण मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई, और कॉस्ट बढ़ गई तो रिटर्न कम हो गया, ठीक है। ये स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। चलो अब अपन आगे चलते भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लिखा है। अब देखो ये तुमको डायग्राम के द्वारा समझाए गए, ठीक है, तीनों लॉ तुमको यहां पर समझाए गए हैं, ठीक। अगर बाई चांस मान लो तुमसे पूछते हैं एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझाओ, तो ये उसका मीनिंग लिख देना और ये डायग्राम, ये स्केड्यूल बना देना, इसका डायग्राम बना देना, और तीनों स्टेप को, तीनों जो स्टेज हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, उनको भी बता देना, ठीक। अब देखो सबसे पहले भी अपन ने नॉर्मल एक वो लिया है स्केड्यूल, फिक्स्ड फैक्टर। देखो लॉ ऑफ रिटर्न वाले में होता क्या है कि भैया कुछ को ही अपन चेंज कर सकते हैं और कुछ को चेंज नहीं कर सकते, तो भैया फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड रहेंगे 1 1 1 1 1, ठीक। वेरिएबल फैक्टर क्या है भैया, पहले 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मैंने ले लिया। देन इसका भैया प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, तो भैया 0 में तो 0 बन रहे हैं, फिर 2 6 12 16 18 18 14 8। अब एक मिनट, अब इसका मार्जिन निकाल लो, और मार्जिन कैसे निकलता है भैया, तो पहले का तो 0 को 0, अब इसमें से ऐसे माइनस करते हैं, 2 में से 0 गए 2, 6 में से 2 गए तो 4, 12 में से 6 गए 6। अब एक मिनट, ये स्केड्यूल बन गया, ठीक। अभी ये तुमको स्टेज पता नहीं चलेंगी, ये कब पता चलेंगी, अब देखो ध्यान से, अब जब अपन नीचे देखेंगे, वैसे तो यहाँ पर भी अपने को पता चल रहा है, क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे भैया रिटर्न बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न एक तरीके से क्या हो रहा है, थोड़ा सा कांस्टेंट हो रहा है, और यहाँ पे पूरा नेगेटिव जा रहा है, ठीक। तो ये स्टेज बना दी उन्होंने, 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज। लेकिन यहाँ पे अगर क्लियरली नहीं भी दिख रहा है तो तुमको अब देखो नीचे अपन जो डायग्राम देखेंगे उसमें तुमको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं भैया, वो लोग बोल रहे हैं कि देखो ये जो डायग्राम है, जब तुम उस डायग्राम को इसमें बनाओगे, यहां पर भी तुम क्या ले लोगे, अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहां पर तुम ले लोगे आउटपुट, ठीक। वेरिएबल मतलब ये जो वेरिएबल फैक्टर है ये अपन नीचे ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, और ये जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, टोटल और ये दोनों, ये अपन किस पे ले लेंगे, वाई एक्सिस पर ले लेंगे। अब जब तुम बनाओगे तो देखो टोटल प्रोडक्ट की लाइन ये रही, ठीक है, फिर भैया एवरेज प्रोडक्ट की लाइन ये और ये गई, और मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन यहां से यहां गई। अब देखो, अब भैया ये एक लाइन कहां पर बनेगी, जहां पर एपी और एमपी क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पर एक स्टेज आएगी, और दूसरी स्टेज कहां आएगी, जहां पर बेटा एमपी क्या होगा, 0, एमपी क्या होगा 0, वहां पे एक और स्टेज आएगी। तो ये लाइन तुमको ड्रॉ करके बतानी पड़ेगी, डॉट 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 करके,
ठीक है, कि भाई ये यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज है, ठीक। और यही स्टेज तुमको फिर वो कहाँ मिल जाएंगी, स्केड्यूल पर तुमको पता चल जाएंगे, ठीक है। तुम खुद देखना यहाँ तक क्या नंबर का आ रहा है, तो यहाँ तक भी ये नंबर तक आएगा, ठीक है, 3 नंबर तक। फिर इसका भी यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर का आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाले नंबर का आएगा। और ये वाली स्टेज क्या है, तो उस वाले बॉक्स में आएगी। तो ये तुमको डायग्राम से वो स्टेज पता चल जाएंगी। तो भैया यहाँ पर उन स्टेजों को समझाए कि ये पहली स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न की है, क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा ये क्या बढ़ रही है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। फिर इसमें जितना वेरिएबल फैक्टर बढ़ा उतना ही भी ये क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और देन इसका भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं। ये अपना भी ये क्या हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला खत्म, ठीक। अब अपन चलते हुए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यहां पर भी ये क्या होगा, हम सारे ही फैक्टर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल सब चेंज हो रहा है, ठीक। फिर देख रहे हैं यार प्रोडक्शन पे क्या असर हो रहा है, प्रोडक्शन पर क्या असर हो रहा है। अगर अब एक मिनट पहले तो ये इसका मीनिंग हो गया, रिटर्न टू स्केल मतलब व्हेन क्या भैया, हाउ द आउटपुट चेंज। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कितना चेंज होगा, जब ऑल द फैक्टर, जब सारे ही फैक्टर हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे प्रोपोर्शनेटली, लेकिन सो दैट द प्रोपोर्शन अमंग देम डू नॉट चेंज, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। भाई मान लो तुम लैंड, लेबर जो भी है वो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन आएगा, मतलब जो रेशियो आएगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो भैया तुमने लेबर बढ़ा दी 10% से और ये भी बढ़ा दी 10% से, कुछ कितने ही बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ, 5 से बढ़ाओ, जिसको भी जो बढ़ाना है, लेकिन भैया रेशियो उनका चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो वही का वही रहना चाहिए। तो भैया उसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोले जाता है, ठीक। अब एक मिनट, इसमें क्या होता है भैया, इसमें 3 सिचुएशन इसमें भी आती है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। अब एक मिनट, सबसे पहली बात भैया कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न के कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न है इसके कारण दिए हुए हैं। तो भैया सबसे पहला कारण क्या भैया, सबसे पहला डायमेंशनल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है भाई, अपन अपनी कंपनी में कुछ डायमेंशंस चेंज कर देते हैं। डायमेंशंस मतलब भैया जो अपनी जैसे कैपिटल गुड्स है, ठीक है, तो भैया कैपिटल गुड्स अपने बढ़ा दिए, कम कर दिए, तो उसके कारण भी क्या होता है, जब अपन कैपिटल गुड्स, भाई मान लो तुमने 2 मशीन बढ़ा दी, पहले 1 मशीन थी अब 2 मशीन हो गई, तो भाई जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी क्या होगा यार भाई, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। देन इसका ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स। ये मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं भाई, फैक्टर्स को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, हमको उनको फुल कैपेसिटी से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, रिटर्न बढ़ जाएगा। देन इसका भी स्पेशलाइजेशन। अब भाई सेम वही चीज, जो इंसान जिसमें एक्सपर्ट है, तुम अगर उसको वो वाला काम दोगे तो भाई जाहिर सी बात है वो कम कॉस्ट में भयंकर से भयंकर अच्छा से अच्छा काम करके देगा, तो अपने आप कॉस्ट कम रहेगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। देन इसके मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। मुझे ये बताओ भाई, तुम्हारा अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन तुम एडवर्टाइजमेंट में तो उतने रुपए दोगे ना जितने तुम्हारे लगने चाहिए भाई। पहले भी तुम्हारे उतने लग रहे थे, अब भी तुम्हारे उतने लग रहे हैं, ठीक है, तब भी वो जोआ केसरी बोलने का 2 करोड़ रुपए लेगा, और अभी भी भाई उस एडवर्टाइजमेंट से तुम्हारा प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। 1 मिनट, इसका मतलब जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है, 2 करोड़ पहले भी लग रहे थे, 2 करोड़ अब भी लग रहे हैं, तो भाई जब तुम 2 करोड़ को प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हारी देखना पर यूनिट कितनी कमाई है। मान लो तुम्हारे पहले 2 करोड़ प्रोडक्ट बिक रहे थे, कितने बिक रहे थे भैया, 2 करोड़, और तुम 2 करोड़ रुपए ही किसको दे रहे थे, जो भी एक्टर था, ठीक है, जो पिचकारी मारने के ले रहा था, ठीक है। तो भैया 1 मिनट, 2 करोड़ से 2 करोड़ को जब डिवाइड करोगे मतलब 1 रुपए कॉस्ट आ रही है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की उस प्रोडक्ट पर। लेकिन मान लो अब उस एडवर्टाइजमेंट के कारण भैया प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, मान लो 4 करोड़ क्या हो रहे हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अब तुम 2 करोड़ को 4 करोड़ से डिवाइड करो, मतलब तुम्हारे एक प्रोडक्ट पर कितने रुपए आ रहे हैं, 0.50 पैसा। इसका मतलब ये क्या, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। ऐसे भी क्या होता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। आप जब बड़े स्केल पे काम करते हो तो भैया कोई भी कंपनी आपको आसानी से लोन वगैरह दे देती है कम से कम रेट पर, आपका भैया फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो जाता है। देन इसका एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ये मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूँ, सरकार से कुछ सहायता वगैरह मिल जाती है, बाहर की चीजों से सहायता मिलती है, तो उसको एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये सब किसके होते हैं पॉइंट्स, कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों लागू होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसका भी अपन देख लेते हैं, खटाक से डायग्राम वगैरह कुछ अगर अपने को देखना है तो। सबसे पहले तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, तो देखो सेम जो इसका मतलब था, ठीक है, वही का वही लिख सकते हो अपन, ठीक है। बस वहां पर क्या कर देना, सो दैट द प्रोपोर्शन अमंग देम डू नॉट चेंज, ठीक। इनका एक काम करो, जो उसका अपन ने मीनिंग बनाया था, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, वैसे का वैसा सेम तुम तीनों के एक जैसा बना सकते हो, ठीक है। भैया क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और क्या, डिमिनिशिंग कॉस्ट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड, आउटपुट इंक्रीज एट हायर, एक मिनट, ये हायर रेट लिखा है ना, कांस्टेंट वाले में क्या लिख देना, एट अ कांस्टेंट रेट, डिमिनिशिंग वाले में क्या कर देना, एट अ लोअर रेट, बस ये मीनिंग बन गया भाई, खत्म।
तीनों का मीनिंग एक जैसा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक, फिर बोल रहा हूं, तुमने सारे फैक्टर चेंज करे लेकिन प्रोडक्शन उससे ज्यादा चेंज हो गया, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, देन इसका भी ये क्या बोल रहे हैं, अगर तुमने सारे फैक्टर चेंज करे लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम बढ़ गया, बढ़ा लेकिन थोड़ा कम बढ़ा, उसको क्या बोलते हैं भैया, डिमिनिशिंग। ठीक, देन इसका भी ये क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये तुमने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करे, प्रोडक्शन भी उतना ही बढ़ा, तो ये उसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। अब इसका डायग्राम वगैरह देख लेते हैं अपन एक बार भाई फटाक से। देखो इसका डायग्राम भाई, सबसे पहले तो ये यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, ये वेरिएबल फैक्टर हो गया। यूनिट ऑफ कैपिटल ये फिक्स्ड फैक्टर हो गया। देन इसका भी इनका परसेंट देख लो कि ये कितना कितना परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, 1 से 2 हुआ तो 100%, 2 से 3 हुआ तो ये 50% चेंज हुआ। तो इस तरीके से भी ये चेंज निकाल लो। देन इसका भैया टोटल प्रोडक्ट कितना निकला, ये अपने को कल तो एज्यूम करना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्शन 10, 30, 60, 80 ऐसा। अब भैया इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितना परसेंट हुआ, देखो हर चीज को अपने को प्रोडक्शन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, परसेंट में सॉरी, तो ये परसेंट में जब कन्वर्ट करा तो तुम देखो भैया यहाँ पर भी ये 100% चेंज हुआ, लेकिन ये कितना हुआ 200, ये 50 हुआ लेकिन ये कितना हुआ 100%, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। फिर इसका भी ये 33% और ये भी 33, ये 25, ये भी 25, मतलब ये कांस्टेंट हुआ। और ये कितना हो गया, ये 20 हुआ, लेकिन ये कितना हो गया 10% चेंज हुआ, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। और इसी को तुमने भी कहां दिखा दोगे, डायग्राम पे शो कर दोगे। ऐसा ऐसे का डायग्राम बना देना, इसमें कुछ वो मत करना क्योंकि पहले परसेंट में काउंट वगैरह करना पड़ेगा, तो ये सब मत करना, डायरेक्ट बस तुम डायग्राम बना देना। ठीक है, डायग्राम ये देखो भाई, ठीक, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, सेम टू सेम ये डायग्राम बनाना है। वैसे तो ये वाला टॉपिक इतना आएगा नहीं, ठीक है, बट अपन ने भाई कर लिया है, आए ना आए जो भी, क्लियर है। आप भाई तैयारी इस तरीके से इस लेवल की करना भाई, चाहे वो कुछ भी पूछ लें, तुमको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तुमको भाई मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा, ऑलमोस्ट तुमको सब कुछ पता रहेगा। बस तुम आंख बंद कर सोचना कि यार उस पेपर में वो क्या पूछने वाला है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना, अपने आप तुमको जवाब मिल जाएगा भाई, क्लियर है। अब भाई अगर तुमको भाई वीडियो वगैरह पसंद आ रही हो, ठीक है, कंटेंट वगैरह सब समझ में आ रहा हो, ठीक, तो भाई प्लीज वीडियो वगैरह को लाइक करा करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। ठीक है, शेयर कमेंट जो जो कर सकते हो सब कुछ करो भाई, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन भाई और बाकी के टॉपिक कवर करके ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, बस आपका भाई साथ चाहिए, साथ बनाए रखो। थैंक यू।